एपिसोड की शुरुआत में जियांग शी और लिन को घर पर लेकर जाती हैं। शी को लिन के लिए गेस्ट रूम रेडी करने को बोलती हैं। फिर जब शी लिन के लिए रूम तैयार कर रही थी तब लिन उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए हक कर लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि भले ही कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसकी साइड ही रहेगा। और शी को आज अपने फादर से इतना रूडली बात करके भी गिल्टी फील हो रहा था। उसने अपनी प्रॉब्लम और नियान की सच्चाई तो उनके सामने रखी, पर शायद उसके फादर को इन बातों से हर्ट हुआ होगा। आखिर यून और नियान के ऊपर से उनका भरोसा इतनी बुरी तरह से टूटा है। साथ ही शी को लिन के लिए भी बुरा लगा कि लिन के एक्सीडेंट में उसकी फैमिली से नियान का ही फॉल्ट है, फिर भी उसके फादर लिन के साथ इतना बुरा बिहेव करते हैं। आज तक उन्होंने उससे माफ़ी तक नहीं मांगी और ना ही नियान ने, पर लिन के हिसाब से वो ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाता और शी के फादर की सर्जरी में अगर वो हेल्प करेगा तो उसे दिल से खुशी होगी। अगर शी उसे सर्जरी में हेल्प करने को ना बोलती तब उसे बुरा लगता। अब कम से कम वो इस सर्जरी को लेकर गाइडेंस तो दे ही सकता है। उसके बाद दोनों सभी बातों को इग्नोर करके मजाक मजाक में बेडशीट लगाने लग जाते हैं और उनकी बातें बाहर से जियांग हंसकर सुन रही थी। वहीं फैंग हॉस्पिटल में अकेला था, लेकिन पास में जब उसका डिवोर्स हुआ था तब जब भी वो बीमार पड़ता था तब शी और उनकी फैमिली साथ होती थी। पर उन्हें भी समझ में आ गया है कि आज उनके अकेले रहने का कारण वो खुद है। उसने अपनी जिद के चलते ही उनको चुना और फैमिली को ही छोड़ दिया जो कि उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते थे, वो भी बिना किसी फायदे के। और जिनको उन्होंने चुना वो यून तो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए है। अपनी गलती का रियलाइजेशन होते ही फैंग अपनी बेटी शी को टेक्स्ट भेजकर अपनी गलतियों के लिए उसे माफ़ी मांगता है। उस टाइम शी लिन को अपना होम टूर दे रही थी जो कि अपने फादर का मैसेज देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तब लिन उसे कंफर्ट करता है और उसे घर के बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। इस दौरान वो शी को समझाता है कि जब उसे दिल से अपने फादर को माफ़ करने का मन करे तभी वो उन्हें माफ़ करे। एक टाइम पर वो भी अपने फादर की वजह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नफरत करता था, क्योंकि उसके फादर पर गलत इल्ज़ाम लगने पर ग्रैंडपा ने उनका साइड नहीं लिया था। पर जब ग्रैंडपा बीमार पड़ी और उनकी सर्जरी चल रही थी तब लिन उनके साथ ही था। तब से लिन ने अपने ग्रैंडपा से सारी नाराज़गी भुला दी। उस टाइम पर लिन की एज सिर्फ 15 साल की थी और उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी अपने करीबी लोगों से नफरत नहीं करेगा। लिन की ये बात सुनकर शी उसे प्रॉमिस करती है कि आज से वो भी लिन की तरह अपने लोगों से नफरत नहीं करेगी। दोनों अब थोड़ी देर बाद हंसी मजाक करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन शी जब लिन के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही थी तब उसे अपनी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड सर्जरी करवाने के लिए मान गए हैं, वो भी लिन की गाइडेंस के हिसाब से। और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है। उनका दिमाग थोड़ा स्टेबल होते ही डॉक्टर सर्जरी शुरू कर देंगे। ये सुनकर शी फाइनली खुश हो जाती है। कम से कम उसके फादर की सर्जरी अब टाइम से होगी। यहाँ पर लिन खुद शी के फादर की मेडिकल रिपोर्ट्स देखने को राजी था, भले ही शी के फादर ने उसे इतनी बार इंसल्ट की हो, क्योंकि उसके हिसाब से शी की डैड उसके लिए पेशेंट ही है। अब कहानी सीधा 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर शी और उसकी आंटी को आर्किटेक्ट का फाइनल फैक्ट्री बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे ये प्रोजेक्ट लिन का पीवी ग्लास प्रोजेक्ट नहीं बल्कि शी की आंटी का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था, जहाँ पर वो लोग इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कुछ टाइम बाद हो रही एक बिडिंग में पार्ट लेंगे। इस बिडिंग के लिए शी के अंकल आंटी से लिन को उनके साथ चलने को बोलते हैं, जिसके लिए वो भी मान जाती हैं। यहाँ पर अंकल आंटी शी से उसके फादर की सर्जरी के बारे में पूछते हैं। शी के फादर की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, पर अब उनका रिहैब चल रहा था। कुछ महीनों बाद ही वो अपने नॉर्मल लाइफ में लौट पाएंगे। वहीं रिहैब में फैंग का हियरिंग टेस्ट करवाया जा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। मतलब कि सर्जरी की वजह से उसका हियरिंग लॉस नहीं हुआ था। अब सिर्फ 6 वीक्स की थेरेपी के बाद फैंग अपने नॉर्मल लाइफ में लौट सकता है। कुछ देर बाद शी और ग्रैंडमा उससे मिलने के लिए आते हैं। उसी टाइम फैंग अपने मैनेजर से उसे बिडिंग पर डिस्कस कर रहा था, जिसमें शी की आंटी भी पार्ट लेने वाली है और इस बिडिंग में शी अपनी आंटी की साइड है। इसलिए वो अपने फादर का वो डिस्कशन अवॉइड करके बाहर जाना चाहती थी, पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और अपने मैनेजर को बाहर भेजकर उसे समझाते हैं कि इस बिडिंग में शिनजिंग भी पार्ट ले रहा है। उसने वर्ल्ड के टॉप आर्किटेक्ट को हायर किया है। दूसरी तरफ शी की आंटी की कंपनी बहुत ही छोटी है, इसीलिए इस बिडिंग में उसकी आंटी का जीतना बहुत ही मुश्किल है। और शी को एक बिजनेसमैन और वुमेन की बेटी होने के नाते ये याद रखना ज़रूरी है कि बिजनेस में इमोशन नहीं चलता। बिजनेस का हर एक कदम एक जंग है। अपने फादर की इस बात से शी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। फिर भी उस बिडिंग में वो लिन के साथ अपनी आंटी को सपोर्ट करने के लिए चली जाती है। उनके पहुँचते ही वहाँ पर शिनजिंग भी अपने स्टाफ और शियान के साथ पहुँच
पहुंचता है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये बिडिंग वही जीतेगा। अब यहाँ पर सिर्फ बिडिंग करने वालों को ही अंदर जाना अलाउड था, इसीलिए शी और लिन आंटी को बिडिंग में भेजकर खुद बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान लिन शी को एक हाउस ब्रोकर के पास लेकर जाता है, उसे कुछ घरों के ऑप्शंस दिखाता है, जिससे शी को पता चलता है कि लिन इन दोनों के लिए उनका फ्यूचर हाउस लेने की प्लानिंग कर रहा है। जिस लोकेशन में उसने घर सिलेक्ट किया है उसके पास ही शी का ऑफिस भी होगा और लिन का रिसर्च सेंटर भी। अगर घर के पास ही उनके काम की जगह होगी तो जल्दी ही दोनों घर पर पहुंचकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आखिर लिन उससे फ्यूचर में शादी भी करेगा, इसीलिए वो दोनों के कंफर्ट के हिसाब से एक घर खरीदना चाहता था। यहाँ पर लिन ब्रोकर को घर के बारे में शी से बात करने को बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से शी उसकी बॉस है। लिन की इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ब्रोकर के साथ घर की साइड देखने चली जाती है। फिर जब दोनों बिडिंग वाले ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें शिनजिंग गुस्से में निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का बिड शी की आंटी जीत चुकी थी। लेकिन जाते जाते शिनजिंग लिन को धमकी देकर जाता है कि लिन ने बिडिंग जीतने में आंटी की हेल्प की है, जो कि एक आउटसाइडर है। लिन ने अपनी फैमिली से ही धोखा किया है, तो वो इस बात की कंप्लेन ग्रैंडपा से करेगा। ये सुनकर लिन शिनजिंग को छोटे बच्चे की तरह बड़ों से कंप्लेन करने की आदत बंद करने को बोलता है। अगर वो खुद ग्रैंडपा को अपनी हार की बात बोलेगा, मतलब कि वो अब बड़ा हो चुका है। ये सुनकर शिनजिंग गुस्से में वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद शी की आंटी आकर ये बिडिंग जीतने की गुड न्यूज़ उन्हें देती है। इधर ग्रैंडपा श्याओ को जब शिनजिंग बिडिंग हारा है ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। उनके हिसाब से शिनजिंग इस कंपनी के लायक ही नहीं है। शिनजी के फादर शेंग उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, पर ग्रैंडपा श्याओ उसकी बात नहीं सुनते। आखिर लिन के फादर जैसा बिजनेस में टैलेंटेड हर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ शी के फादर को जब खबर मिलती है कि बिडिंग शी की आंटी जीत चुकी है तो वो काफ़ी खुश होते हैं, भले ही उनकी खुद की कंपनी ये बिडिंग हार गई हो, क्योंकि उनकी बेटी शी दिल से अपनी आंटी को जीतते हुए देखना चाहती थी और इस प्रोजेक्ट की बिल्डिंग डिज़ाइन में शी ने बहुत ही हेल्प की थी। फिर फैंग अपने मैनेजर से यून को वो घर सेल करने का ऑर्डर देता है। आखिर वो घर उनके नाम है और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर यून और नियान जैसे लोग रहें। मैनेजर के हिसाब से फैंग का ये डिसीजन बहुत ही सही है। फैंग ने यून और नियान को बहुत बार मौका दिया है, पर अब दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। अब तो उनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है और यून ने जो फ्रॉड के पैसों को लेकर पुलिस कंप्लेन की है उसके रिगार्डिंग फैंग को एक बार पुलिस से मिलना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उसी के थे। ये सुनकर फैंग पुलिस से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान वो शी को बिडिंग को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्स्ट भेजता है। उसे पास्ट की वो बातें याद आती हैं जो कि उसने शी और जियांग के साथ बिताई थी। उनकी फैमिली तब बिना किसी फायदे के एक दूसरे से कितना प्यार करती थी। तीनों तब काफ़ी खुश रहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन उनके घर आकर उसे मैनेजमेंट फीस पे करने को बोलता है, जो कि उसने साल भर से पे नहीं किया था, पर यून उस पर्सन के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी उसे फैंग के मैनेजर का कॉल आता है। यून को लगा कि फैंग फिर से उसके पास आना चाहता होगा, इसीलिए उसके मैनेजर ने कॉल किया है, पर मैनेजर तो उसे जल्दी घर खाली करने को बोलता है, क्योंकि फैंग अपना ये घर सेल करने वाला है। उन्हें कस्टमर भी मिल गया है और ब्रोकर के साथ जल्दी वो लोग घर देखने के लिए आएंगे। ये सुनकर यून टेंशन में आ जाती है कि आखिर इस घर से वो लोग कहाँ पर रहने के लिए जाएंगे। ऐसी लग्जरी लाइफ उन्हें और कहाँ मिलेगी। लेकिन यून कहाँ इतना बड़ा घर अपने हाथ से जाने देगी। इसीलिए जब फैंग का मैनेजर ब्रोकर और कस्टमर को घर दिखाने के लिए लेकर आता है तो यून उनके सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे कि इस घर में रहने के बाद उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके हस्बैंड की मौत भी इसी घर की वजह से हुई थी। ये सब सुनकर तो कस्टमर घर छोड़कर ही भाग निकलते हैं और ब्रोकर का भी यही कहना था कि ऐसी गलत बातों से घर कभी नहीं बिकने वाला। ये सब देखकर मैनेजर को यून पर गुस्सा आता है। वो आखिरी बार यून को समझा देता है कि हर किसी कस्टमर पर ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर ये घर ज़रूर खरीदेगा और अगर ये घर सेल नहीं भी हुआ तभी फैंग उसे यहाँ पर रहने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि यून और नियान ने जो फैंग के पैसों से कॉस्टली चीज़ें, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी खरीदी है वो लोग उन्हें अच्छे से पैक करके निकल जाए। नहीं तो अगर वो उन्हें घर से धक्के मारकर निकालने आ गए तो फिर वो लोगों कॉस्टली चीज़ें भी नहीं ले जा पाएंगे। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यून को समझ में आ जाता है कि वो इस घर में नहीं रह पाएगी, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसीलिए वो नियान के आने के बाद उसे घर छोड़ने के बाद समझाकर सामान पैक करने को कहती है। वो लोग इस घर से अपने पुराने घर में रहने चले जाएंगे, पर नियान अपने पुराने लो क्लास घर में नहीं जाना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे चाइल्डहुड से पैसों का लालच दिया, फैंग की साइड से एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करने दी, तो अब वो वापस से एक लो क्लास लाइफ में कैसे एडजस्ट करेगी। अगर उसने अपनी मॉम की
बात ना मानकर अच्छे से स्टडी की होती और एक जॉब ली होती तो वो आज एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती, उसकी शादी भी किसी रिच पर्सन से हो जाती। पर अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसे कौन सा रिच हस्बैंड मिलेगा। उसकी लाइफ बस शुरू ही हुई थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी। ये सब कहकर नियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर ये उनको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वहीं शियान जे से मिलती है, वो सुजू सिटी छोड़कर जा रही थी। साथ ही वो शियाओ की कंपनी का जॉब भी छोड़ रही थी, क्योंकि बिडिंग हारने के बाद शिनजिंग से कंपनी का पावर चला गया था। वो तो उसकी टीम में ही काम कर रही थी, तो उसकी जॉब जाए उससे पहले उसने जॉब छोड़ दी। जैंग से तो उसका कोई रिलेशन था ही नहीं। उसका झूठ पकड़े जाने के बाद जैंग अब उससे नफरत भी करता है, और अब वो सुजू सिटी में रहकर क्या ही करेगी। वो एक आखिरी बार अपनी बेस्ट फ्रेंड जेई से मिलने के लिए आई थी। आज जाकर शियान को अपनी गलती रियलाइज हुई कि उसने जैंग को पाने के चक्कर में शी के साथ कितना बुरा किया, जबकि जैंग तो कभी उसका था ही नहीं। जे भी शियान की बात समझ रही थी। वैसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद ही वो सभी अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके हैं। वो दोनों तो एक ही सिटी में रहकर भी करीब नहीं है। फिर जे से मिलने के बाद शियान एक आखिरी बार सुजू सिटी को देखती है और वहां से चली जाती है। अब शियान अपनी जॉब और सुजू सिटी छोड़कर अपने होम टाउन वापस जा चुकी है। ये खबर शियान को अपनी फ्रेंड हुआ से मिलती है। हालांकि इस खबर से उसे जरा भी खुशी नहीं होती, क्योंकि शियान को उससे नफरत थी, ना कि उसे। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि शियान का करियर इस तरीके से खराब हो और वो वापस से अपने घर चली जाए। हुआ और शी दोनों को ये रियलाइज होता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग कितना बदल गए हैं। कॉलेज में जहाँ वो लोग हर छोटी बात एक दूसरे को शेयर किया करते थे, आज अपना करियर छोड़ने की इतनी बड़ी बात भी शियान ने उनमें से किसी को नहीं बताई और ना ही उनसे मिली। तभी शी को लिन का मैसेज आता है, जो उसे होटल से बाहर आने को बोलता है। जब वो बाहर लिन से मिलती है तो वो उसे डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर शी की मॉम, उसके अंकल, आंटी और उसका कज़न भी आया हुआ था। इस डिनर के बाद आंटी सभी को लिन और शी के न्यू घर की बात बोलती हैं। तब जाकर शी और लिन सभी को अपने नए घर के बारे में बताते हैं। वैसे जब तक शी रेडी नहीं होगी तब तक लिन उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि शी ने अभी भी अपना करियर शुरू किया है। फिर लिन सभी को अपने न्यू घर का लोकेशन दिखाता है। सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करके डिनर एंजॉय करते हैं। अगले दिन लिन अपने ग्रैंडपा से मिलता है। उन्हें उसके नाम पर जो भी शेयर्स हैं वो शी के नाम पर करने को कहता है, क्योंकि वो जल्दी अपनी रिसर्च के कामों में बिजी हो जाएगा तो वो कंपनी में ध्यान नहीं दे सकेगा। और उसे शी पर पूरा भरोसा है कि वो कंपनी को उससे भी ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है। लिन की ये बात ग्रैंडपा भी मान जाते हैं, और शी और लिन ने पीवी ग्लास फैक्ट्री की प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है वो भी शियाओ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रात को शी अब देर तक काम कर रही थी, तभी वहाँ पर लिन उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। वैसे आज शी लिन के साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि उसके ऊपर काम का बहुत ही लोड था। फिर भी लिन शी पर गुस्सा नहीं होता। वो उसे बोलता है कि उनकी पीवी ग्लास प्रोजेक्ट की फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी में ग्रैंडपा ज़रूर आएंगे। ये सुनकर शी को बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान लिन उसके फेस को होल्ड करके उसे किस कर लेता है। तभी शी भी उसे वापस से किस करती है। फिर लिन शी को उसकी पूरी कंपनी संभालने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वो वापस से अपने मेडिकल लाइन ज्वाइन करेगा और शी को वैसे भी बिजनेस लाइन में सक्सेसफुल बनना है। जिसके बाद दोनों बात करते हुए घर चले जाते हैं। अब जुलाई मंथ तक फैक्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स की डिलीवरी होती है और अगस्त तक उनकी पीवी ग्लास प्रोडक्ट का मार्केट रेट 21% से इंक्रीज हो जाता है। अक्टूबर तक उनकी कंपनी न्यू प्रोजेक्ट का एक बिडिंग भी जीत लेती है। अब कुछ दिनों बाद उनकी फैक्ट्री के सक्सेस को लेकर एक बड़ी सेरेमनी की जाती है, जहां पर ग्रैंडपा और शी की मॉम चीफ गेस्ट बनकर आए हुए थे। उनके हाथों ही न्यू फैक्ट्री का नाम ओपन किया जाता है। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पल था। जो प्रोजेक्ट और फैक्ट्री उसके फादर को बंद करनी पड़ी थी, उसे लिन ने फिर से सक्सेसफुली खड़ा कर दिया था। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद शी लिन को अकेले में इको गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाती है। गार्डन का नाम लिन के हाथों से ही ओपन करवाती है, जो नाम देखकर लिन को बहुत ही खुशी होती है। शी ने उस गार्डन का नाम लुई वांग फॉरेस्ट रखा हुआ था, जो नाम शी को लिन की एक बुक से मिला था। उसे लिन ने मार्क करके रखा हुआ था। ये गार्डन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिन ने जरूर उसे दी थी, पर शी ने ये गार्डन से ही डेडिकेट किया था। इस गार्डन को देखकर लिन खुशी से उसे हक कर लेता है और किस भी करता है। फिर शी लिन को गार्डन दिखाने के लिए अंदर लेकर जाती है और उसके साथ साथ वहां पर ड्रिंक को एंजॉय करते हुए गार्डन की खूबसूरती देखने लगती है, जहाँ पर बातों ही बातों में लिन शी को हक करके उनके बीच बीते हुए उन्हीं सभी खूबसूरत पलों को याद करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लिन ने जितनी खूबसूरती से उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, शी उसे ना नहीं बोल पाती
और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब 2 साल बाद शी और लिन उसी इको गार्डन में शादी करते हैं, क्योंकि ये इको गार्डन उनके सपनों का प्रोजेक्ट था। यहीं पर लिन ने शी को शादी के लिए प्रपोज किया था। आज दोनों ही वेडिंग रिंग पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ दिनों तक दोनों अपना हनीमून फेज एंजॉय करते हैं। यहाँ पर दोनों अपने नए घर में रह रहे थे, जहाँ से शी और लिन का वर्क प्लेस पास में ही था, इसलिए दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ काम पर भी टाइम से पहुँचते थे और काम को पूरा भी करते थे। फिर टाइम से घर आकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। दोनों की लाइफ परफेक्टली चल रही थी और अपने काम में सक्सेसफुल बनते जा रहे थे। शी जहाँ पर अब लिन की कंपनी की बॉस बन चुकी थी, वहीं लिन भी अपनी रिसर्च पर अच्छे से काम कर रहा था। वो अपने मेडिकल लाइन से जुड़कर बहुत ही खुश था। अब कहानी सीधा 10 साल आगे साल 2025 की दिखाई जाती है, जहाँ पर अब दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। रोबोट्स और एआई का टाइम आ चुका है, जहाँ पर लिन की कंप्यूटर ब्रेन ऑपरेटिंग का रिसर्च भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। कोई भी पैरालाइज पर्सन अपने ब्रेन के जरिए अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। इन 10 सालों में शी भी काफ़ी सक्सेसफुल बन चुकी है। उसने अपनी कंपनी के फैक्ट्री वर्कर्स को रोबोटिक फंक्शन से बदल दिया था। साथ ही उसका पीवी ग्लास प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस टाइम शी सऊदीज के साथ डील कर रही थी। वो बहुत टाइम घर से दूर थी, इसीलिए लिन को फ्री टाइम मिलते ही शी से वहाँ पर मिलने के लिए आ जाते हैं, जिसे वहाँ पर देखकर वो काफ़ी खुश थी। अब शी को सऊदी में अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। कई एकड़ तक शी ने वहाँ पर सोलर पैनल लगवाए हुए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लिन ने एक बार दानुआंग में देखा था, जब वो वहाँ पर अकेले घूमने आया था। अब कहानी साल 2028 की दिखाई जाती है, जहाँ पर लिन और शी की 3 साल की एक बेटी थी, जिसे लिन किंडरगार्टन स्कूल से पिक करने के लिए जा रहा था। इस जनरेशन में चाइना में रोबोट्स काफ़ी एडवांस हो चुके थे। रोबोट्स अब ह्यूमन से नॉर्मल बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक रोबोट लिन की एज का मजाक बनाकर चला जाता है, जो कि लिन के लिए बहुत ही फनी चीज़ थी। फिर लिन किंडरगार्टन जा रहा था, तभी उसे कार में मौजूद रोबोट्स उसका पूरा डेली रूटीन बोलता है। साथ ही शी ने जो अब मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है, उसके बारे में बताता है। ये सुनकर लिन बहुत ही खुश था। फिर लिन अपनी बेटी को लेकर एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि आज शी मिडिल ईस्ट से चाइना आने वाली थी। कुछ ही देर में शी एयरपोर्ट पर उनसे मिलती है। यहाँ पर लिन ने जो एक बार शी के लिए लंच बॉक्स बनाया था, उसी को आजकल शी प्लेन में अपने साथ लेकर जाती हैं, इसलिए उसे अब प्लेन में ट्रैवल करने से डर नहीं लगता। फिर हम नियान को देखते हैं। शी और उसके बीच सभी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी थी। आखिर नियान को गलत बातें उसकी माँ ने सिखाई थी। इस बात को रियलाइजेशन होने के बाद नियान ने बहुत ही मेहनत की और आज उसका भी एक अच्छा करियर बन चुका है। वो आजकल लिन की डॉक्टर फ्रेंड शेन को डेट कर रही है। शी और नियान अब स्टेप सिस्टर्स नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन चुके हैं और नियान शी की बेटी से बहुत प्यार करती है। वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती है। शी अपनी फैमिली के साथ अब थोड़ी बहुत बातें करके अपने स्टाफ को मंडे तक छुट्टी देकर घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी महीनों के बाद कुछ दिनों तक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। यहाँ पर शी और लिन और उनकी फैमिली को एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ जैंग देख रहा था। शी और वो एक ही फ्लाइट से आए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि मियाँ ने जैंग को एक बार शी से बात करने के लिए कहा था, पर जैंग के मुताबिक वो जितना दूर उससे रहेगा शी उतना ही लाइफ में खुश रहेगी और शी को खुश देखकर उसे जो खुशी मिलती है वही उसके लिए उसका सच्चा प्यार है। उन्हें वहाँ से जाता हुआ जैंग देखता है तो उसके फेस पर आंसू के साथ साथ एक स्माइल भी थी। जैंग को कॉलेज का लास्ट डे भी याद आता है, जब शी ने उस दिन उसका नाम बोलकर उसे आखिरी बार बाय कहा था। उसी दिन शी ने अपना प्यार उसके लिए ख़त्म कर दिया था। फिर भी जैंग के लिए कॉलेज की वो आखिरी रात लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है, क्योंकि उस रात उसने शी के साथ आखिरी बार खुलकर बात की थी। एक कपल की तरह लॉन्ग वॉक किया था, एक डेट की तरह दोनों सिटी में घूम रहे थे। वहीं जैंग आज तक शी के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सका, इसलिए मिया ने भी उसका वेट नहीं किया और अब उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। केविन भी शी और लिन को सक्सेसफुल देखकर बहुत ही खुश था। आखिर एक टाइम पर लिन की वजह से ही उसकी जान बची थी। वहीं लिन शी और उनकी बेटी के साथ फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थी। इस बीच शी और लिन की रोमांटिक मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। ग्रैंडमा पहले की तरह अब भी शी और लिन को खुद के गार्डन से खाना बनाकर कभी कभी भेज देती थी। शी की मॉम भी अब पहले की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। यहाँ पर लिन को एक बात याद आती है,
जब शी ने उनकी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए झूठ कहा था कि उनका पीवी ग्लास प्रोजेक्ट एक दिन पूरे दुनिया में फैल जाएगा। उनकी कंपनी हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, पर अब ईयर 2028 में शी ने उस झूठ को सच बना दिया था, जो बात शी भी याद करके हंसने लग जाती है। फिर शी और लिन उनकी बेटी के साथ खाना खाते हैं और फैमिली के खूबसूरत पलों को दिखाते हुए ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।